नमस्कार मेरे भाइयों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट का 2013 का जो पेपर है पूरा उसका सलूशन देखेंगे आज हम लोग। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा और सभी लेक्चर ज़रूर देख जाइए, क्योंकि यह स्टार्टिंग है। इस एक महीने में हम लोग भरपूर मेहनत करेंगे जिससे कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में हम लोग अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ उसको सॉल्व करिए। इसके बाद मैं टेस्ट स्टार्ट करूँगा। अभी तक जितने पेपर हुए हैं, चाहे वह प्राइमरी के चाहे वह जूनियर के, वह सभी मैं कराऊँगा। आज यह पेपर फर्स्ट 2013 का मैं करा रहा हूँ। इससे पहले मैं 2011 का पेपर करा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आ जाइए वीडियो के लिस्ट में, आप ज़रूर देखिए उसको। ठीक है, और बाकी अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए, चाहे प्रीवियस ईयर का पेपर का पीडीएफ चाहिए या फिर सभी टॉपिक्स के यानी कि सभी सब्जेक्ट के आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करना है। आपको सिर्फ ये लिखना है कि मुझे पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए सर, चाहे वह पूरे सब्जेक्ट का हो या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर का हो। तो आप अगर पूरे पीडीएफ चाहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर का और आपका जो आपका सभी सब्जेक्ट हैं, तो आपको मात्र 99 रुपीज़ में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा सारा का सारा। आप भरपूर तरीके से बेहतरीन तरीके से अपना पढ़ाई करिए बस। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। 2013 के पूरा फुल पेपर 150 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 150 क्वेश्चन है पूरा। यह 150 क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अपने मन से भी सॉल्व करिए। इसका व्याख्यान भी यहाँ पर दिया गया है, तो उसको भी हम लोग करेंगे। ये 150 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है यह 150वें नंबर का। ठीक है, तो हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, आप लोग बस सॉल्व करते चलिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसका, निम्न में से कौन सी विशेषता किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। यह पहला क्वेश्चन है बाल विकास का और शिक्षा शास्त्र का। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। वैधता जो है यह वांछनीय है, सर्वाधिक वांछनीय उपकरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता और मानकता में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैधता, जो कि सबसे वांछनीय उपकरण होगा। नेक्स्ट इसका आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। किसी भी मापक उपकरण या विधि में सबसे पहले यह विशेषता होनी चाहिए कि वह उसी गुण या गुणों को माप सके जिसके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे मापक उपकरण को वैध उपकरण कहते हैं और इस विशेषता को वैधता कहते हैं। यह किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय विशेषता है। और आप सभी को बता दिया जाता है कि आपको व्हाट्सएप नंबर इस डिस्क्रिप्शन के लिस्ट में मिल जाएगा, या फिर आप नोट कर लीजिए 6386087535। यह व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर ज़रूर मैसेज करिए और सारी पीडीएफ मात्र 99 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चाहे वह पूरे लेक्चर का है, मतलब कि चाहे पूरे सब्जेक्ट का हो या फिर पूरे प्रीवियस ईयर पेपर का है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं तो, अन्यथा कंडीशन में यहाँ पर जो करा रहा हूँ आप करिए। थॉर्नडाइक तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं। थॉर्नडाइक ने क्या मापा था, आपको पता है। थॉर्नडाइक का प्रयोग याद करिएगा, अभिवृद्धि के लिए इन्होंने किया था। देखिए सन 1927 में थॉर्नडाइक ने अभिवृद्धि मापन के लिए तुलनात्मक निर्णय के नियमों का प्रतिपादन किया, जो अभिवृद्धि मापन का पहला परिष्कृत मापक था। सन 1932 में लिकर्ट ने अभिवृद्धि मापन की योग निर्धारण विधि को विकसित किया। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक हों चाहे वो आपके लिकर्ट हों, दोनों के दोनों अभिवृद्धि मापन के तुलनात्मक निर्णय के नियमों का प्रतिपादन किया था। ग्लासको परीक्षण इनमें से किसका सूचक है। देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो जाहिर सी बात है ये 2013 में पूछा गया था, तो इस बार भी बेहतरीन क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। इसका राइट आंसर सृजनात्मक हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक बैरन ने सृजनशील बच्चों की निम्न विशेषताएं बताई। स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, जटिल समस्याओं में रुचि, एक साथ अनेक समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, मौलिकता से परिकृत। ग्लासको अतः ग्लासको सृजनशीलता का मापक एवं परीक्षण है। याद रखेंगे, निम्न में से कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। सृजनात्मक से संबंधित मौलिकता नहीं है, कि प्रवाह नहीं है, कि मितव्ययिता नहीं है, प्रयोगिता नहीं है। मितव्ययिता नहीं है, याद रखिएगा। सृजनात्मक से संबंधित मौलिकता भी है, प्रवाह भी है और आपका उपयोगिता भी है, लेकिन मितव्ययिता इसका आंसर नहीं होगा। तो सृजनात्मक का तात्पर्य नए विचारों या उत्पाद या उत्पादन होना है, जिसमें मौलिकता, प्रवाह और उपयोगिता का अनिवार्य गुण है। मितव्ययिता सृजनात्मकता का गुण नहीं हो सकता, याद रखिएगा। गिलफोर्ड निम्न में से किससे संबंधित हैं। गिलफोर्ड ने क्या बताया था, आप जरूर बताइएगा। गिलफोर्ड अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणीकरण या फिर अधिगम के सिद्धांत को बताए थे। अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन।
तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अधिगम का क्षेत्रीय श्रेणीकरण। याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। गिलफोर्ड का संबंध अधिगम के क्षेत्रीय श्रेणीक्रम से है। गिलफोर्ड द्वारा लिखित किताब में, कौन सी लिखित किताब, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट में उन्होंने सीखने के कुल 120 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध है। इस श्रृंखला की मुख्य विशेषता यह है कि यह सरल से जटिल होता ही है। तो याद रखिए, गिलफोर्ड ने जो नियम दिया था, जो नियम श्रृंखलाबद्ध इन्होंने किया था, वह सरल से जटिल की तरफ था। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बुद्धिलब्धि के संबंध में बौद्धिक आयु में व्युत्क्रम संबंध है या फिर कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है? कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंध है। बौद्धिक यानी कि बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षतः संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुद्धिलब्धि के संबंध में? तो कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रम संबंध होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपान में कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। यह बहुत बार पूछा जाता है, हर बार एग्जाम में आता है। बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु। ठीक है ना, याद रखिएगा। बुद्धिलब्धि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मानसिक आयु और बुद्धिलब्धि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कालानुक्रमिक आयु। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपका, जो यहाँ पे 1 अपान में कालानुक्रमिक आयु दिया है, यह व्युत्क्रमानुपाती दिया गया है। ठीक है, और मानसिक आयु के अनुक्रमानुपाती होता है। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? इसको याद रखेंगे। 16 PF का उपयोग जो है व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। जो आपका व्यक्तित्व है उसके मापन के लिए 16 PF का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण का निर्माण कैटेल द्वारा किया गया। इस परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के 16शील गुणों को मापा जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि की तरल क्रिस्टलीकृत मॉडल किसने दिया था? तो आप बता सकते हैं गिलफोर्ड ने दिया था कि थॉर्नडाइक ने, कैटल ने दिया था। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, तो याद रखिएगा। तो बुद्धि का तरल क्रिस्टलीकृत मॉडल कैटेल द्वारा दिया गया था। कैटेल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व हैं। पहला है तरल बुद्धि, दूसरा है क्रिस्टलीकृत बुद्धि। तो याद रखिएगा, तरल बुद्धि की भी और क्रिस्टलीकृत बुद्धि का भी जो मॉडल है किसने दिया था? कैटेल ने दिया था। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। संज्ञानात्मक विकास का होना विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण बालक के संज्ञानात्मक विकास के हेतु उत्तम स्थान होता है, जहां वह संवेदी सूचनाओं को ग्रहण कर उनका रूपांतरण एवं विस्तार करता है। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? आवश्यकता है या फिर चालक है, प्रेरक है, इच्छा है? तो अभिप्रेरणा का जो स्रोत है वो आवश्यकता होना चाहिए। इसका राइट आंसर फर्स्ट ए होगा। अभिप्रेरणा का मूल स्रोत आवश्यकता होती है। प्रेरणा का तात्पर्य किसी कार्य करने की उत्सुकता यानी कि प्रेरित होना है। जैसे हमने आपको प्रेरणा दिया, आपको सिखाया, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया और आपने उसको परचेज किया या फिर आप इसी वीडियो लेक्चर से पढ़ते गए बस, तो आपका बहुत अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आया। आपको मोटिवेशन मिला कि सर पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ूं, मैं भी अंत तक वीडियो को देखूं, मैं भी सर के नंबर पे मैसेज करूं 6386087535 पर, और सारे PDF जितने सर ने बनाया हुआ है सभी सब्जेक्ट का और सभी प्रीवियस ईयर पेपर का, उसे मैं परचेज़ कर लूँ, क्योंकि मात्र 99 रुपीज़ में ही तो मिल रहा है, और उसको गहनता से अध्ययन करूँ। ठीक है, व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहते हैं? जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं, अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सोचना, क्रिया करना या कल्पना करना या फिर सीखना। तो जाहिर सी बात है सीखना कहेंगे। जब आप प्रयास करेंगे तो सीखेंगे, जब प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं सीखेंगे। भविष्य के जितने भी साइंटिस्ट हैं आप उनको उठा के देख लीजिए। जो आपके एडिसन साहब हैं, जो बल्ब जिन्होंने बनाया, उनको देख लीजिए कितनी बार उन्होंने प्रयोग किया, फिर लास्ट में उसको उठा के पूरे प्रोजेक्ट को उन्होंने पटक दिया, तब जाके बल्ब जलना शुरू हो गया था। लेकिन उस प्रयोग में भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ बनाया। ठीक है ना। व्याख्या, किम्बल के अनुसार पुनर्बलन अभ्यास के अनुसार व्यवहाराजन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। तो याद रखना है, आप हमेशा सीखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो जाहिर सी बात है अनुभूति नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अनुभूति हमारा जो होगा वह कारक स्मृति से संबंधित नहीं होगा। पहचानने के लिए अगर आपको कुछ दिया जाए तो आप दिमाग पे जोर लगाएंगे, लेकिन अनुभूति नहीं। अनुभूति एक तरह से आप अच्छा फील कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, ख़राब लग रहा है, ये सब अनुभूति कराता है। तब जब आपका रिजल्ट कैसा आए,
यह डिपेंड करता है। तो पहचान, धारणा और पुनर्स्मरण का सीधा संबंध स्मृति से है, जबकि अनुभूति विशेष परिस्थितियों में होने वाली क्रिया है। ठीक है। मास्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहते हैं? मास्लो के प्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। मास्लो के अभिप्रेरणा के सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। मास्लो ने अभिप्रेरणा के लिए 5 आवश्यकता स्तर बताए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एक आपका बन गया, मास्लो ने किसने आवश्यकता के कितने स्तर बताए हैं? तो 5 बताया गया है। प्रधानाध्यापक का वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेपी नेतृत्व। याद रखिएगा, प्रजातांत्रिक नेतृत्व ही सबसे बेहतरीन नेतृत्व माना जाता है प्रिंसिपल का। ठीक है ना। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय परिसर में प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली का होना अति आवश्यक है, जिस कारण छात्रों में सुरक्षा की भावना बनी रहती है और उनका अधिगम सुचारू रूप से चलता रहता है तथा विद्यालय के क्रियाकलापों के सफल संचालन में अपने सहयोगियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों की सहायता प्राप्त करने में कठिनाई नहीं होती है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सैपर होगा, हाइपर होगा, ड्राइवर होगा, लाइटिल होगा। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ड्राइवर इसका राइट आंसर। इसको रट लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। ड्राइवर के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना और उन्हें बनाए रखना ही अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। शतरंज तथा कार्ड को निम्न में से किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल में यह कर सकते हैं इसको। शतरंज और कार्ड को बौद्धिक खेल में सम्मिलित कर सकते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अभिवृद्धि संप्रत्यय है। अभिवृद्धि क्या है? अभिवृद्धि संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, संवेगात्मक है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं अभिवृद्धि किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया है, जिसमें संज्ञानात्मक, क्रियात्मक तथा संवेगात्मक प्रत्यय पाए जाते हैं। इसके पे राइट आंसर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब हम लोग। देखिएगा 18 नंबर का, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब अमूर्त और मूर्त 2 प्रकार के चिंतन होते हैं। आप यहाँ से दोनों चीज़ याद रख लीजिए। अगर चिंतन पूछा जाए कितने टाइप्स के होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या होती है? या तो ए होगा या तो बी होगा या फिर दोनों होगा। बताइएगा सी वाला राइट आंसर होगा या फिर डी वाला राइट? इसका राइट आंसर डी होगा। सीखने की क्षमता भी हो सकती है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी होगी। भाई मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर आप सीखेंगे तो बुद्धि अमूर्त ही चीज़ तो है या फिर सीखने की क्षमता है। तो फ्रीमैन ने बताया था इस बात को। पहला अमूर्त चिंतन के रूप में योग्यता होती है और दूसरा सीखने की योग्यता होती है और तीसरा समायोजन करने की भी योग्यता होती है। तीनों को आप याद रखेंगे, 3 रूप होता है। फ्रीमैन ने बुद्धि को विशेषता कर इस तीनों रूपों को परिभाषित किया था। तो राइट आंसर आपको याद रखना है। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। तो प्रेरणा का संबंध उपलब्धि से होता है, तो अधिगम का संबंध किससे होगा? तर्क से, चिंतन से, बोध से, विवेक से। तो इसका राइट आंसर बोध होगा। ठीक है ना, याद रखना है। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? शारीरिक गठन और सक्रियता, रचनात्मक और मौलिकता, समायोजन और बुद्धि। इसका राइट आंसर चिंतन और कल्पना सबसे राइट आंसर होगा भाई। देखिए चिंतन और कल्पना, समायोजन और बुद्धि तो यह भी हो सकता था, लेकिन चिंतन और कल्पना देखने के बाद लगा कि इसका राइट आंसर डी ही होगा। तो इस तरह से आपको लगेगा, जो हो सकता है वह सही नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में लगेगा 2 ऑप्शन सही, लेकिन जो उसमें सबसे बेस्ट रहेगा उसको हम लोग मानते हैं। देखिए थॉर्नडाइक ने क्या बताया था? व्यवहारिक चिंतक का नियम दिया था। थॉर्नडाइक द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण चिंतन तथा कल्पना के आधार पर किया गया। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्तित्व के 3 मुख्य कारक प्रकार हैं: सूक्ष्म विचारक व्यक्तित्व, प्रत्यक्ष विचारक व्यक्तित्व, स्थूल विचारक व्यक्तित्व। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों बहुत बार पूछे गए हैं। और आप सभी से एक क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? बिल्ली के ऊपर कि बंदर के ऊपर कि कुत्ते के ऊपर कि भालू के ऊपर? बताइएगा आप। ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का सिद्धांत है? बताइए भूलने का सिद्धांत क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक अवरोध, प्रतिरोध अवरोध, प्रतियोगितात्मक अवरोध। इसका राइट आंसर प्रतिरोधक अवरोध जो है यही भूलने का सिद्धांत है। याद रखेंगे भूलने का सिद्धांत आप प्रतिरोधक ही है। तो अगर आप नहीं चाहेंगे कि मैं पेपर दूँ, आप नहीं चाहेंगे कि मैं सर का PDF परचेज करूँ,
और मैं पढूं, क्योंकि मात्र सर बहुत बड़ा रकम ले रहे हैं 99 रुपये, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, क्योंकि मैं उनको देने के लिए पैसे मांगता हूं आपसे जो PDF बनाते हैं। ठीक है मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि PDF को परचेज़ करिए और अपने लाइफ में जो यूपी टेट इतने साल के बाद आया है उसको देकर क्लियर कर लीजिए, जिससे आप अपने आप को सेफ मोड में रख पाएँ। तो 6386087535 पर आप मैसेज करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और भी मेरे भाई पहुँच सकें इस वीडियो तक। व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करेंगे। निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय भ्रमाशा के, तनाव के, संबंध के, चिंता के। तो राइट से संबंध के, ठीक है भाई। मानसिक विकार के लक्षण निम्न है, तनाव है, चिंता है, भ्रमाशा है, लेकिन संबंध मानसिक विकार का लक्षण नहीं होता है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो देखिए ये अभी एक एज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आपसे पूछा गया। देखिए आ गया क्वेश्चन एक, तो जो मैं अभी आपसे पूछा था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था को क्या कहा गया है भैया? तनाव की अवस्था कहा गया है, जिसको स्टेनले हाल के अनुसार बताया गया किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। ये क्वेश्चन देख लो आप, कितनी बार पूछा गया है भाई। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया है? पावलोव कुत्ते के ऊपर किया है कि चूहे के ऊपर किया है कि बिल्ली के ऊपर? भैया कुत्तों के ऊपर इन्होंने किया है पावलोव ने। और थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर किया है बताइएगा आप, मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूँ, ठीक है। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत के प्रयोग कुत्तों पर किया था। इस सिद्धांत के उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच एक सहचर्य स्थापित होना दिखाया गया है। सीखने का चक्र क्या है? सीखने की प्रगति का सूचक है, सीखने की मौलिकता का सूचक है, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप का सूचक है, सीखने की रचनात्मक का सूचक है। तो भाई सीखने की प्रगति का सूचक है, याद रखेंगे। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक होता है। सीखना कभी भी एक समान नहीं होता भैया, कभी आप बहुत अच्छे बुद्धि वाले हो जाते हैं, कभी बहुत ताकतवर हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़कर आप, हो सकता है आप पढ़ते वक्त नहीं क्लियर करें, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो आप कोई भी एग्ज़ाम बीट करना संभव समझते हैं। कभी सीखने में अत्यधिक उन्नति होती है तो कभी सीखना मंद हो जाता है और सीखने में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। मनोवैज्ञानिक इसी आधार पर अधिगम का मापन रेखा चित्र खींच कर करते हैं, इसे ही सीखने का वक्र कहते हैं। अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? बताइएगा। विषय वस्तु का, विद्यार्थियों की आयु का, व्यक्तित्व भिन्नता का और विद्यार्थियों के पारिवारिक पृष्ठभूमि का। तो व्यक्तित्व भिन्नता राइट आंसर होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि बुद्धि स्तर हर अभ्यर्थी का समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है। तो हमको यह समझ कर पढ़ाना होता है कि मैं बिल्कुल टूटी फूटी लैंग्वेज में पढ़ाऊँ, जिससे कि मेरे सभी जो विद्यार्थी हैं वो सीख सकें, अधिगम कर सकें, ठीक है भाई। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परस्परता कहते हैं, या फिर रचनात्मकता कहते हैं, या फिर गतिशीलता कहते हैं, या फिर संगति कहते हैं। तो गतिशीलता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं, तो याद रखिएगा। मानसिक स्वास्थ्य और डैश में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और किस में घनिष्ठ संबंध होता है? तो आप राइट आंसर इसका बता सकते हैं, समायोजन। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में घनिष्ठ संबंध देखा गया है वातावरण में, ठीक है ना। 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? तो अधिगमकर्ता को कौन स्वतंत्रता देता है? सृजनशीलतावाद अधिक एक तरह से उसका अवसर प्रदान करता है। तो याद रखेंगे, सृजनशीलता अधिगमकर्ता को नए विचारों या रचनाओं को पैदा करने या उन्हें खोजने का भरपूर अवसर प्रदान करता है स्वतंत्र रूप से। निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? मिश्रित विधि है कि विचार सहचर विधि है? तो ए और बी इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा, सी, ठीक है भाई। मिश्रित विधि एवं विचार सहचर विधि दोनों स्मरण की मुख्य विधियां हैं। चलिए, तो ये आपका ख़त्म होता है। अब हम हिंदी शुरू करेंगे। प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई, क्योंकि देखिए आप सभी के भरोसे ही प्लेटफॉर्म चलता है, यह प्लेटफॉर्म आपका ही है, समझ लीजिए। अगर आप इसको शेयर नहीं करेंगे तो बहुत सारे मेरे भाई नहीं जुटेंगे, और लाइक शेयर नहीं जाएगा। जब लाइक शेयर नहीं जाएगा तो ये वीडियो लेक्चर मैं बंद कर दूँगा, एक दिन, 10 दिन, 15 दिन, या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर करा के मैं बंद कर दूँगा। बहुत सारे बच्चों का नाम था कि सर प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मॉडल पेपर भी स्टार्ट करिए, इससे हम लोग कर सकें बिल्कुल फ्री में, और एक्सप्लेन आप करते चलिए। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सभी से महोदया रिक्वेस्ट है कि भावी शिक्षक हैं आप, तो हर किसी का मदद करने की कोशिश किया करिए। जब आप मदद करेंगे हर किसी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा फ़ायदा होगा, देखिए मेरा फ़ायदा कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आप यह समझिए कि मैं आपको फ्री में वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, यह मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, लेकिन PDF आप लेंगे तो उसका थोड़ा
थोड़ा सा नॉमिनल मैंने चार्ज रखा है, नॉर्मल, आप उसको ले सकते हैं, है ना। 6386087535 पे आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आपको सारे सब्जेक्ट की PDF और प्लस प्रीवियस ईयर के PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है भाई। चंदायन के रचयिता हैं, देखिए भाई रचयिता से भी क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। देखिए पहला क्वेश्चन, चंदायन के रचयिता कौन है? तो मुल्ला दाऊद हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 1379 में मुल्ला दाऊद ने की है ना। सूफी प्रोख्यान प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना, जबकि मलिक मोहम्मद जायसी ने, पद्मावत कुतुबन ने मृगआवती और मंजन ने मधुमालती की रचना की। छायावादी युग नामकरण किया गया। छायावादी युग किसके द्वारा नामकरण किया गया? तो आप बताएंगे। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था, कि शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पर हुआ था, कि महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर सोहन लाल द्विवेदी के नाम पर हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छायावादी जो प्रक्रिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा हुआ था। याद रखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छायावाद युग का नामकरण किया, ठीक है ना। 1900 से लेकर 1918 के बीच में छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी थी सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक या फिर मुकुटधर पांडे के रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला में। तो सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में देखने को मिला था। याद रखेंगे ये चीज़ें। देखिए यहाँ पे व्याख्यान किया गया है। छायावादी रचना, जो अंतिम छायावादी रचना था वो गुंजन था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। और प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है किसको? छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है झरना को। जयशंकर प्रसाद की झरना को मानी जाती है छायावाद की प्रथम रचना, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, और इसे ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, ठीक। झरना याद रखिएगा किसका है? यह छायावाद का प्रथम रचना है जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है। और छायावाद का अंतिम रचना जो है गुंजन है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम था? पहला तार सप्तक नहीं भाई, इसका तार सप्तक नाम था। सी राइट आंसर, सॉरी डी होगा, डी मेरे भाई, तार शतक नहीं, तार सप्तक मैंने बोला है, डी होगा। 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया है, जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। तार सप्तक के कवि हैं अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, रामविलास शर्मा। याद रखिएगा। अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो अपने अपने पिंजरे आत्मकथा जो है मेरे भाई, ये मोहनदास नैमिषारण्य की है। आप यहाँ से देख सकते हैं, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, ठीक है ना। यह आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जो कि दलित आत्मकथा के रूप में जाना जाता है। इदम प्रथम रचना किसकी भाई? देखिए कितना बेहतरीन नाम है। तो मैत्री पुष्पा का है, पुष्पा भाई मूवी वाला नहीं, ठीक है। इदम प्रथम मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में स्मृति लेख, बेतवा, बहती रही, चाक, फुलवन, अलमा कबूतरी आदि हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो 100 अजान और एक सुझान, 100 अजान और एक सुझान यह होगा बालकृष्ण का। या फिर आप ऑप्शन ऊपर देख पा रहे होंगे, धूर्त राजकुमार, निसंदेह हिंदी, श्यामा स्वप्न। तो याद रखिए 100 अजान और एक सुझान इसका राइट आंसर होगा, जो कि बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यासों में नवीन ब्रह्मचारी और रहस्य कथा, यह भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। धूर्त राजकुमार मेहता लज्जा राम शर्मा का, निसंदेह हिंदी राधाकृष्ण दास का, और श्यामा स्वप्न का कुकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। याद रखिएगा। तो ये चीज़ें मैंने बताया। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। गोदान किसका है अभी बताएंगे। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से किसके कारण ये ऐसा हुआ है? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, ठीक है। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। इसमें शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के 2 विस्तृत एवं लगभग विरोधी वातावरणों को समेटने से इसकी कथावस्तु की कसावट में कमी आई है, ठीक है भाई। प्रेमचंद इसकी तुलना टॉलस्टॉय के वार एंड पीस से करते हैं, और गोदान से ही प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार कहा जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय के
उपेक्षा छंद की विविधता में भटक गई लगती है। देखिए भाई, ये पूरा का पूरा पेपर 2013 का हिंदी का टफ पेपर माना गया है, तो याद रखिएगा, क्योंकि टफेस्ट लेवल में आता है और कभी भी आ सकता है। ऐसा कोई सुझाव नहीं कि यह हर बार बदल बदल के आता है, एक साल टफ एक साल आसान आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो रामचंद्रिका इसका राइट आंसर होगा। कविप्रिय होगा, रसिक प्रिय हो गया, रत्न भावनी होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव जी का, केशवदास का रामचंद्रिका। आप देख सकते हैं 1601 में अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों में भटक गई। रामचंद्रिका में 39 प्रकाश हैं, यानी कि अध्याय है। यह राम के चरित्र पर आधारित है। विभावानुभाव, व्यभिचारी, संयोग भाद्री, संयोग दृश्य निष्पत्ति सूत्र किसकी है? याद रखिएगा, ये किसका है भैया? ये भरत मुनि जी का है। याद रखेंगे, आचार्य भरत मुनि रस निष्पत्ति के सर्वप्रथम व्याख्याता हैं। इन्होंने इसी परिभाषा में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है भाई। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण करवाना। देखिए भाई, इसका राइट आंसर हमें लगता है भाई कि उपरोक्त सभी हो जाने वाला है। सही बात है। चलिएगा, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली, रंगमंच प्रणाली, कक्षा अभिनय प्रणाली। भैया इसका राइट आंसर होगा। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं कि सच्चिदानंद जी? गोस्वामी तुलसीदास होंगे भैया, इसका राइट आंसर लोक मंगल के। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से एक दंतव्य वर्ण है। दंतव्य वर्ण क्या है? आप देख सकते हैं, क ख ग घ एक कंठ वर्ण है। त थ द ध न दंत वर्ण भैया, त थ द ध आया है, बिल्कुल त दंत वर्ण में आता है। ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य है। प फ ब ब ओष्ठ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, राइट आंसर त हो जाएगा। अच्छा, स ह यह उसमी व्यंजन में, य र ल व अंतस्थ व्यंजन में आता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है? दुग्ध होगा भैया, तत्सम शब्द दुग्ध होगा। याद रखिएगा, हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द है वट, वर्क, वक्र, वर्ग। हिंदी शब्दकोश में कौन सा वट आएगा ना? वट आने वाला सबसे पहले है, क्योंकि इसमें देखिए व के बाद आधा, मतलब एक तरह से व्यंजन दे दिया है। व्यंजन में अ नहीं आएगा, आधा जो व्यंजन होता है उसमें स्वर नहीं आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, बहुत अच्छे लेवल का यह पेपर बनाया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हाँ, वट हिंदी शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द का प्रयोग है। अब इसका देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग देख लेंगे। वट का मतलब होता है व और क और आधा त, देख रहे हैं, और इसमें व र है तो पहले क आता है, क के बाद त, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो मतलब वट आपका राइट आंसर होगा। वर्क, हिंदी वर्णमाला में क से पहले आधा क आता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द होगा मुमुक्षा, नहीं भाई, मुमुर्सु नहीं, मुमुक्षु इसका राइट है भैया। जो मोक्ष की इच्छा करते हैं उसे मुमुक्षु कहते हैं। सब में छोटा ऊ है, याद रखिएगा। मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा, मुमुर्सु मरने की इच्छा और रखने वाले, तथा मुमुर्सा मरने की इच्छा, है ना। मुमुक्षु मतलब होता है मोक्ष की इच्छा करने वाले होते हैं, और यहाँ पे मुमुर्सु का मतलब दिया हुआ है मरने की इच्छा रखने वाले होते हैं। ठीक है भाई। और मुमुक्षा मतलब होता है मोक्ष की इच्छा सिर्फ। हिंदी शब्दकोश में अंग किस वर्ण से पहले आता है भैया? अंग अ। आप बता सकते हैं अ के पहले आता है अंग। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उपकार को न मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। तो उपकार को जो नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं, कृतज्ञ कहते हैं। उपकार को मांगने वाला कृतज्ञ होता है। ठीक है भाई। ताजमहल डैश का अद्भुत नमूना है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ताजमहल मूर्ति कला, चित्रकला, शिल्प कला का है ना भैया, स्थापत्य कला का नमूना माना जाता है। स्थापत्य कला के
काल को माना गया है, शाहजहाँ के पीरियड को, आपको पता होगा, क्योंकि उस समय मूर्ति वगैरह मतलब जो आपके बिल्डिंग्स वगैरह बहुत सारे बनाए गए थे, बहुत तरह के। डैश व्यक्ति के द्विक कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। कौन सी है ऐसी व्यवस्था जो मूढ़ बना देती है? तो दुविधा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर का। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय है? लेखक शब्द के अंत में भैया अक है, याद रखिए अक प्रत्यय है। जिनमें से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? पाठ्य पुस्तक का गुण इसमें से कौन सा नहीं है? अशुद्धता नहीं होनी चाहिए, ठीक भाई। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? अन्य से अनन्या किसकी रचना हो जाएगी? क्या मैत्रेयी पुष्पा का, मृदुला गार्ग का, कृष्णा सोबती का? तो इसका राइट आंसर प्रभा खेतान का इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक भाई, प्रभा खेतान का। मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा, कस्तूरी कुंडल बसै तथा गुड़िया भीतर गुड़िया। तो यह चीज़ें हैं, आप इसको याद रखेंगे। 1 से 2 3 आप सीख लीजिए, क्योंकि अन्य से अनन्या प्रभा खेतान की है। तो इस तरह मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा, कस्तूरी कुंडल बसै तथा गुड़िया भीतर गुड़िया। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बताइएगा। फूलों का सब मधु छही जनु आ गया तो जाहिर सी बात है उत्प्रेक्षा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। जनु मनु मानो ये सब आ जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु, वाचक शब्द आते हैं उत्प्रेक्षा में। अमी हृदय मधुरय सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। किस कवि द्वारा लिखी गई काव्य पंक्तियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर रसलीन, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? भैया ये देखिए बहुत बार पूछा गया, आपको पता भी होगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसकी रचना है। पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन, ठीक है भाई। इनका तिरछी मोहनदास उदय प्रकाश की कहानी है, तो तिरछी है, मोहनदास है, पाल गोमरा है, पाल गोमरा का स्कूटर है, पीली छतरी वाली लड़की है, उषा प्रिवंदा की कहानी है वापसी, तथा शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। इधर उधर यात्रा, छड़जीवी, सपना नहीं, यह किसका रचना है? तो पिता कहानी के जिसकी रचना है ज्ञानार्जन है, उन्हीं की रचना ये सारे हैं, तो आप देख सकते हैं। हिंदी नए चाल में ढुली कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या फिर नागेंद्र का? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का इसका राइट आंसर है। हिंदी नए चाल में ढुली, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी याद रखेंगे। भारतेंदु ने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा के मध्य का मार्ग निकाला और अपनी कालचक्र नामक पुस्तिका में कहा हिंदी नए चाल में ढुली है। हम दीवानों की क्या हस्ती है? तो किसने कहा? आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो नरेंद्र शर्मा जी की है, कि हरिवंश राय की, भगवती चरण वर्मा का है। राइट आंसर यह होगा भगवती चरण वर्मा डी, ठीक है भाई। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अंग्रेजी भाषा। जिसका अंग्रेजी भाषा है जिन भी प्रशिक्षुओं का, वो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चूज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, ठीक भाई। वर्ड गिवन बिलो, डेप्टर का क्या राइट आंसर हो जाएगा? आप बताएंगे फटाफट, हम लोग फटाफट इंग्लिश करेंगे जैसे बिना रुके, बस आंसर दे। क्रेडिटर याद रखिएगा, ठीक है भाई, कर्जदार होता है। फ्रॉम वर्ब, फ्रॉम द नाउन गिवन बिलो डिपेंडेंस का क्या हो जाएगा? डिपेंड भाई याद रखिएगा, नाउन डिपेंड भाई। डिपेंडेंस संज्ञा है, नाउन है, इसका क्रिया हो जाएगा डिपेंड। इंडियन वेवर्स इज़ अ पोयम रिटेन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। इंडियन वेवर्स को उसने लिखा है भैया। मृत्यु इनका कब हुआ था? सरोजनी नायडू जी का 22 किस महीने में हुआ था भाई? के बाद 22 वर्ष बाद हुआ था, 1971 में प्रकाशित हुई, इसलिए यही विकल्प ए है। टू मेक मोर रैपिड इन स्पीड, बताइएगा स्पीड का क्या होगा? एक्सेलरेट होगा भाई स्पीड का, ठीक है। बी मेंटल वियरीनेस बताएंगे। फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसका राइट आंसर इन्यूई हो जाएगा भाई, राइट आंसर बी होगा इसका। ENNUI का अर्थ होता है ऊब या मानसिक थकान, ठीक है। फाइंड आउट द
ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, कौन सा ग्रामेटिकली रॉन्ग है? तो बता देंगे डी, गावस्कर इज़ द ब्राडमैन ऑफ इंडिया। तो यह गलत बोला गया है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ब्राडमैन ऑफ इंडिया, आई प्रॉपर नाउन ब्रैडमैन होता है, ठीक है भाई, के पहले द लगता है, तो यहाँ पे द नहीं लगाया गया है, तो इस वजह से गलत हो गया। सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग, आई प्रीफर चौसर डैश स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोएट्री। तो क्या होगा? दैन होगा, फ्रॉम होगा, टू इंटू होगा, टू होगा, राइट आंसर प्रीफर टू करिए। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस, लेट मी पुट माई गिवन साइन हेयर। तो इसमें देख लीजिए चारों ऑप्शन, जो राइट आंसर होगा लेट मी पुट माई साइन हेयर, तो यहाँ पे साइन के स्थान पर सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक भाई। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स, तो ट्रीजन का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा डिसलॉयल्टी। ट्रीजन का अर्थ होता है देशद्रोह या बेवफाई, ठीक है ना। व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन? पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विद द लार्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू वॉक अप नियरली इन द मॉर्निंग। सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैजुअल, सिनोनिम सेम मीनिंग बताइए। कैजुअल का क्या होगा? कोएक्स। भाई देखिए मिलता जुलता है तो याद करना पड़ेगा, जो इंग्लिश लिए हैं उनको याद ही करना पड़ेगा भाई, इसके जिस सिवा कोई चारा नहीं है। विच इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ गुड हैंड राइटिंग। तो हैंड राइटिंग का क्वालिटी क्या नहीं होता है? तो बता देंगे एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द साइज ऑफ लेटर। अच्छी हैंड राइटिंग में अक्षरों के आकार में यूनिफॉर्मिटी एक समानता होनी चाहिए, ठीक है भाई। देख लीजिए रेमिडियल टीचिंग इन्वॉल्व्स, रेमिडियल टीचिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? टीचिंग, टेस्टिंग एंड रीटीचिंग, याद रखिएगा, ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज प्रपोज्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ऑन 4 अगस्त 2009. When did this law come into effect in India except the state of Jammu and Kashmir? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 अप्रैल 2010। RTE एक्ट आया था 2009 भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, इसलिए सही विकल्प सी होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई मेरे। चूज़ द करेक्ट आंसर, व्हाट इज़ रोट लर्निंग क्या है? इसका राइट आंसर पे चलते हैं। मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आप देख सकते हैं रोट लर्निंग क्या होता है। रोट लर्निंग नॉर्मल मेमोराइजेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग होता है, जिसे रोट लर्निंग कहते हैं। रटाना, चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फ्रेज फैबियन पॉलिसी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सी डी हो जाएगा। पॉलिसी ऑफ यूजिंग ग्रेजुअली रिफॉर्म्स। व्हाट इज़ नाउन ऑफ द वर्ड पेडागोजिक का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे पेडागोग, ठीक भाई। चूज़ द अप्रोप्रिएट आंसर, व्हाट इज़ द बिटर ट्रूथ ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ एंड प्राइवेट स्कूल्स आर इक्वली गुड, ठीक है। नेम द पोएट ऑफ द पोयम द सोलिटरी रिपेयर, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। हाउ मैनी वर्ड्स आर रॉन्गली स्पेल्ड इन द सेंटेंस बिलो? द नर्स wrapped a bandage राउंड हिज हेड, बताइए कौन कौन सा है? 2 वर्ड हैं जो कि रैप्ड का WRAPPED होता है और बैंडेज का होता है DAGE होता है, लास्ट में DEG लिखा हुआ है, ठीक भाई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 81 पे। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, यू आर प्रोबेबली स्लीपी बिकॉज यू, क्या? इसका राइट आंसर आर योइंग अ लॉट, ठीक भाई। किंग लियर was written by William Shakespeare. Identify the correct reported from form of the given sentence. My friend said you must accept this gift. तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई? हो जाने वाला है डी, my friend insisted that I must accept that gift. Verb of alternation, तो वर्ब ऑफ अल्टरनेशन क्या होगा? अल्टरनेट होगा इसका राइट आंसर।
certain parts of the following sentences have been underlined and marked. Select the part containing an error. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आई एम हियरिंग ऑफ। ठीक है भाई। इन द गिवन टू सेंटेंसेस सेलेक्ट फ्रॉम द आंसर चॉइस the word which has the same meaning and can be used in the same context as the underlined part of both the sentences. इसका राइट आंसर हो जाने वाला है भैया, इसका राइट आंसर हो जाने वाला है ब्रिक। ठीक, दोनों जगह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चूज़ द वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एट सिक्सेस एंड सेवेंस। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा स्कैटर्ड। मुहावरा एक है भाई। फिलिंग द ब्लैंक्स करिए। मोस्ट सूटेबल वर्ड गिवन बिलो मच दैट वॉज डैश अनलेस होगा यहाँ पे, या फिर वायलेंट होगा, रिलीजियस होगा, या फिर प्रिवेंट होगा। इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, आप भरकर उसको देख सकते हैं। इसमें क्या करना है। लाइन कंपोज्ड a few miles above Tintern Abbey is a poem composed by which poet? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है भाई। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसी मोसेइक्स। ठीक है भाई, याद रख लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, संस्कृत पे। जिन बच्चों का संस्कृत है 2013 में, जिन्होंने इस बार संस्कृत लिया है, 2013 का पेपर हम लोग देखते हैं 61 से 90 तक। भाई प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है शेयर कर दीजिए। काफ़ी मेहनत होता है मेरे भाई, आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को। अविता के योग से में विभक्त प्रयुक्त होती है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर द्वितीय होगा। आपको लर्न करना पड़ेगा भाई, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो। काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? काव्य प्रकाश के आचार्य मम्मट हैं, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गत्यात्मक धातुओं के योग में विभक्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। ठीक भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पूज्य, पूजनी, पूज्यनी। तो राइट आंसर पूज्यनी गलत होगा। पूजनी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पूज्य और पूजनी है। ठीक भाई। छात्र उपविशति है, क्या है भैया यह? तो बता दें छात्र उपविशति का जो राइट आंसर हो जाएगा वह कर्तवाच्य होगा। आप पढ़ लीजिए कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या है। किराता अर्जुनियम में सर्ग है। किराता अर्जुनियम में सर्ग क्या होगा? 18 होगा। ठीक है भाई। इसका राइट आंसर याद है कि नाट्य सांख्य पंचम वेदम, ये कथन है किसका है? तो बता देंगे भरत मुनि जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रुच्य अर्थानम प्रियमाणम सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी होती है? चतुर्थी होती है, याद रखिएगा। नित्यन पुंसक लिंग कै कवचनान्तः समास होता है। किसका कौन समास है? अभिव्यक्ति भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अद्वित मृत्युम तिर्वा विद्येयस मृत मसनुते, इस उक्ति का मूल स्रोत है। तो राइट आंसर 70 का क्या हो जाने वाला है मेरे भाई? तो बता देंगे आप कि बी हो जाने वाला ईशावास्योपनिषद। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राम गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा? राम गच्छति रामेण गम्यते। ठीक है। हितम मनोहरम च दुर्लभ वच सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा किराता अर्जुनियम। अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द कौन सा है? सर्वदा, एक अव्यय। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अथर्व गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं। अथर्व गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध? भारवी। ठीक है भाई। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? रूपक अलंकार के द्वारा। ठीक भाई। उपमेय और उपमान में। महान व्याकरणाचार्य पाणिनि ने संस्कृत की वर्णमाला को बांटा है, कितने खंडों में बांटा है? 14 खंडों में बांटा है। देख सकते हैं। अयुड़, श्लुक, अयोंग, एयोच, हयट, लड़, श्री अंगमंगड़म, छवज्ञ, ये सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, 14 हैं। वाक्य रसात्मकम काव्यम कथन है, किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ जी का है। ठीक है। पंडित जगन्नाथ के काव्य की परिभाषा दी है, क्या दिया है इन्होंने? रमणी यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। ठीक है भाई। बी राइट आंसर हो जाएगा। द्युत वाक्यम कृत है, किसकी है? भास का है कि भवभूति का है? कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा यह भारवी या फिर कालिदास। भास का है भैया, याद रखेंगे भास का है।
उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? इगोएडेची यादुड़ी, भैया इसका नाम आदुड़ा हो जाएगा, आदगुड़ा। पंचविंशति शब्द का हिंदी अर्थ होता है, पंचविंशति का होता है 25, विंशति मतलब 20 होता है, याद रखिएगा। हिंदी संस्कृत में 15 का पंचदश होता है, 25 का पंचविंशत, 33 का, 35 का पंचत्रिंशत, 50 का पंचाशत, एक जरूर आता है। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति में एवं प्रत्यय है। भोक्तुम में बताएंगे भुज प्लस तुमुन, ठीक है भाई। हितोपदेश में संधि है, गुण संधि है भैया, याद रखिए, हित प्लस उपदेश होता है, गुण संधि। भवभूत का संबंध है, मालविका यानी मित्रम से है, रघुवंशम से है, या फिर इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? उत्तरा रामचरितम से है भैया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अष्टाध्यायी से भी नहीं है। पीताम्बरम का विग्रह है, पीताम्बरम का विग्रह पीतम च तत् अम्बरम, यानी राइट आंसर ए हो जाएगा। गलत वर्तनी वाला शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, भैया ये पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग गलत वर्तनी वाला शब्द है। पुल्लिंग को कैसे लिखा जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुल्लिंग, ठीक है ना, शुद्ध वर्तनी पुल्लिंग होगा था। देखिए कैसे लिखा गया, आप देख सकते हैं, व्याख्यान देखिए आप। राजपुत्र में समास है, राजपुत्र राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास होना चाहिए हमारे समझ से भैया, ये तत्पुरुष होगा। राजा का पुत्र। चंद्रशेखर यानी कि इसमें तो बहुब्रीहि समास होना चाहिए भैया, यानी याद रखिए शिव जी की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन अकर्मक धातु नहीं है? अकर्मक धातु कौन सा नहीं? कृष, दंड, मन, मलय, तो मन नहीं है, तो राइट आंसर याद रखिएगा मन। इस पे आ जाइए, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग हैं भैया। लास्ट क्वेश्चन है छंदानुगत शिक्षण प्रणाली है, गद्य की, पद्य की, व्याकरण की, कथा की, तो पद्य की है। अब आ जाते हैं हम लोग गणित पे, फटाफट करिएगा। देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं, एक पुरुष और एक स्त्री एक साक्षात्कार में दो समान पदों पर नियुक्त हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्ति होने की प्रायिकता 1/4 तथा स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/3, उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? नीचे दिया है 5/12 भैया, क्योंकि दोनों के नियुक्त होने की प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, तो 4 और 5 3 मतलब 5/12 होगा। इसका यहाँ पे देख सकते हैं, व्याख्यान भी नीचे आप कर सकते हैं, अब इसको लगाया जा सकता है, आप लगा सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक कक्षा में 75% विद्यार्थी अंग्रेजी में हैं और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण होते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो बताइए कि उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है भैया? 75% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए, और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हैं यह बताना है। अनुत्तीर्ण जो है 20% है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 20% है, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे? 80% होंगे भैया, तो आपको 80% निकालना होगा इसका, ठीक है। 75 + 60 को जोड़िए, कितना हो गया? 60 120, देखिए यहाँ दिया है, तीनों को जोड़ना है, 55% इसका राइट आंसर होगा। तीनों को जोड़ेंगे 75 और 60 को, 75 और 60 60 60 120 और मतलब 80% दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे, उत्तीर्ण होंगे, 80% उत्तीर्ण होंगे, 20% अनुत्तीर्ण है दोनों विषयों में, तो आपको 80 को माइनस करना होगा, इसमें से बता रहे हैं। 75 और 60 कितना हो गया भैया? 135। 135 में से आप 80 को माइनस कर दीजिए, तो 55 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा यदि x + y + z = 4, x² + y + z² = 6 है, तो x⁻−1, y⁻−1, z⁻−1 = 1 है, तो x y z में से कोई भी शून्य नहीं है, तो x × y × z की वैल्यू बताइए भैया। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको इसमें बहुत ही आसानी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं भैया। x + y + z का होल क्यूब का फार्मूला लगा लीजिए, और कई सारे तरीके, इसका राइट आंसर 5 होगा। log 10a log 10b log 10a + b हो, तो बताइए ए बी के मान निम्न तरह से संबंधित हैं। ए बी के मान कैसे संबंधित होंगे भैया? a + b है, तो आप इसमें देख सकते हैं a × b इसका राइट आंसर हो जाएगा। a = b = 2 होंगे, तब होगा कि क्या होगा? a = b जब 2 होगा तभी तो हो सकता है यह चीज़, बराबर 2 ही होना चाहिए, इसका राइट आंसर डी। अच्छा डी दिया, b/a = b-1, b-1, b/a, b × a बराबर a + b, b × a बराबर a + b आ रहा है यहाँ पे, तो आप इसको, अच्छा इसमें रिलेशन बताना, b × a बराबर b + a,
बी प्लस ए, तो इधर 1 आ जाएगा, तो बी प्लस ए, हाँ भैया ये डी इसका राइट आंसर होगा, डी रिलेशन में आ रहा है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि वह 4900 बचत करता है तो यक्स का मान बताइए। देखिए भाई, ऐसे क्वेश्चन दिखाने का मतलब यह है मेरा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। मैथ का ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है। 630 का राइट आंसर होगा। दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई, उसकी आंतरिक व्यास 11.2 है, यानी कि डायमीटर दिया है, इसको रेडियस में बदल लीजिए, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए। इसकी लंबाई 21 है, यानी कि बेलनाकार है, तो हाइट दिया है 21 सेंटीमीटर। धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 है, 4 सेंटीमीटर है। तो धातु की आयतन ज्ञात करिए भैया। देखिए इसको आयतन, पहले बाहरी आयतन से आंतरिक आयतन माइनस करना पड़ेगा। 0.4 इसका मोटाई है, तो 0.4 11.2 में से माइनस करेंगे तो अंदर वाले का 11.2 का डिवाइड बाई 2 करके 0.4 को जब माइनस करेंगे तो अंदर वाले का रेडियस आएगा। तो बाहर वाले का रेडियस, अंदर वाले रेडियस। आपको पता है वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है बेलन का कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको करना क्या है, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच कर देना है, बस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 306.2 सेंटीमीटर क्यूब है। यक्स बराबर 22 का क्यूब, 144 का क्यूब, 166 का क्यूब दिया है, तो यक्स अवश्य विभाज्य होगा। किससे होगा भाई? देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 216, 4 का क्यूब होता है 64, 2 का क्यूब होता है 4, 64, 4 4 8 और 6 216, 6 2 आया है, तो 2 आया है, तो राइट आंसर इसका 8 के पावर 3 दोनों से, यानी 12 से 8 के पावर 3 दोनों से विभाज्य होगा। तो ये बहुत बढ़िया लेवल का मैथ का पूछा जाता है। आप इसको सॉल्व करिए, जितने क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि एक्स वाई और जेड का माध्य ए है तथा एक्स प्लस वाई अपान में जेड का योग्य प्रतिलोम एक्स वाई है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा जेड स्क्वायर का माध्य होगा। तो अब इसको निकाल सकते हैं। क्या होगा भैया, देख लीजिए। 3a स्क्वायर, 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 4/9 है, तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 9/16 है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा भैया? बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए 40 होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया है, इसका सोल्यूशन करना है भाई। a का क्यूब माइनस b का क्यूब बटे a का क्यूब प्लस b का क्यूब है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपान में ए क्यूब प्लस बी क्यूब है भैया। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोचा इसमें नहीं होने वाला है, आराम से सॉल्व करिए, क्या दिक्कत है। 5.2 आएगा। 1/a बराबर 1/b बराबर 1/c बराबर एक्स वाई जेड। भाई देख लें, एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आएगा, अपान में नीचे ए बी सी आएगा। हर सबकी वैल्यू एक्स वाई जेड है, तो आप ये देखेंगे 1/a बराबर 1/b बराबर 1/c है, तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर दिया है 1। तो कौन संतुष्ट करेगा भैया? देख लो, a प्लस बी का मान होगा। a प्लस बी का मान क्या हो सकता है कि जो इसको संतुष्ट कर दे? ठीक है भाई, सब में a प्लस बी की वैल्यू अगर देखा जाए तो भैया क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। देख लीजिए, 0 रहेगा तभी तो संतुष्ट होगा। अगर 1 रख देंगे तो एक्स वाई जेड बराबर 1 आएगा भाई। 0 0 0 रखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाएगा, तब जाके ये चीज़ हमको देखने को मिलेगा। a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होना ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक अगर 2 आप लेते हैं तो तीसरा वाला 4 लेना पड़ेगा, माइनस का 4। इस तरह से बनाइए, इसको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखिएगा। अब देखिए किस टॉपिक से क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे दिया है सीरीज से 2 है, फिर 22 है, फिर 3 बार 2 हो गया, फिर 4 बार 2 हो गया। कहा n पदों का योग बताइएगा। n पदों का योग बताना है। इसमें से क्या राइट आंसर होगा आप खुद देख लीजिए। 10 के पावर 9 माइनस 1 और a इसका राइट आंसर हो जाएगा। 234 रुपये को 3 व्यक्तियों ए बी सी में 1:1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4 के अनुपात में विभक्त में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया गया। किसको सबसे अधिक और कितना लाभ मिला, यह बताना है। ठीक भाई, 50 रुपये का लाभ मिला है सी को। 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो बहुत आसान से निकाला जा सकता है। 7 अंकों की बड़ी संख्या लीजिए और उसको आप फैक्टराइज करिए, है ना, भाग विधि से। जो लास्ट में आपका भागफल बचता है उसे माइनस कर देंगे, उसे हम लोग माइनस करेंगे और जितना आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया। देखिए 9998244। आपको ये पता होना चाहिए किसी स्क्वायर के लास्ट में 2 नहीं आता है, 7 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, और क्या नहीं आता भाई? 2, 8, 7 और एक नंबर और है जो नहीं आता किसी भी स्क्वायर के लास्ट में, 3 नहीं आता है। 2, 3
8 और 7 किसी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं आता है, आप करके देख सकते हैं इसको। यदि दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज में भुजा AB तथा AC बराबर हैं, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज DEF बनाया गया है। यदि BFD बराबर A, ADE बराबर B तथा CEF बराबर C है तो BDF का मान होगा। भैया बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B+C/2 बराबर A। एक रेलगाड़ी A और B दो स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह A से B तक जाती है तो उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब वह B से A तक वापस आती है तो उसकी चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी औसत चाल बताइए। औसत चाल निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए भैया। 110 दिया, 190 दिया है, दोनों को जोड़ेंगे। कैसे करना है, 2A × B अपन में A+B, पता है ना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यदि 4 + 1/x² बराबर 47 है तो 3 + 1/x³ का मान क्या होगा। भैया इसको यह बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया भी है, वीडियो लेक्चर में आ जाइए। 100 + 200 के बीच आने वाले उन संख्याओं का योग 9 से विभाज्य होगा तो कितनी संख्याएं हैं भैया बता सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा 1683 हो जाएगा। x बराबर 2 + √2 हो तो 4 + 4/x² का मान क्या होगा, आप रख कर बता सकते हैं भैया। 1/x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 2 - √2 आ जाएगा, उसके बाद इसमें रख देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाने वाला है। ठीक भाई। नेक्स्ट देखिएगा, 21A³ 17A² माइनस का 89A³ -64A² + 6A + 16 से कितना कम है, तो माइनस करके आपको देख लेना है। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय में एवं उतने ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या 520 है, तो ब्याज की दर बताइए। ठीक भाई। यदि दो शंकुओं का आयतन 1/4 है का अनुपात है, उनके व्यासों का अनुपात 4/5 का अनुपात, तो ऊंचाइयों का अनुपात भैया क्या हो जाएगा, भैया बता सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए। 10 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। भैया देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैथ के पूछे गए, आप बस क्वेश्चन देख लो, इसको सॉल्व कर दो। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, इसका राइट आंसर AD बराबर CD होगा। एक गोल मेज, यानी कि आपको देख सकते हैं गोल मेज का व्यास दिया है और इसके अंदर सामने वाले सबसे बड़े घन का संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है। तो भैया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, यह चीज़ देख रहे हैं आप। चलिए लगाइए क्वेश्चन लगाएंगे तब होगा। एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल दे रखा है, कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मान पूछ रहा है 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 110 प्रेक्षणों का समांतर माध्य 50 है तथा त्रुटिवश दो वस्तुओं के 3 और 92 के स्थान पर 30 और 29 कर दिया गया। ये बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, करिए आप। 50 समांतर माध्य है और 100 प्रेक्षण हैं, तो 3 की जगह 3 और 92 की जगह 30 और 29 मानकर गणना किया गया है। तो आप देख सकते हैं 30 और 29 कर दिया गया है, तो 3 और 92 को जोड़िए और इसमें से अगर लग रहा है आपको 3 और 92 बढ़ा गया तो उसमें से 30 और 29 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, आप इसको कर बटे 100 प्रेक्षण डिवाइड बाई प्रेक्षण 50 का 50 से ज़्यादा आएगा इसका राइट आंसर। ठीक भाई। 1 4 5 7 8 10 12 13 15 17 के समुच्चय का मानसिक विचलन 4.85 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़ दिया जाए तो नए समुच्चय का मानक विचलन क्या होगा, भैया बता सकते हैं। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, मानक विचलन वाला करके जाइएगा। यदि किसी सारणी के सभी पदों का समांतर माध्य 40 और माध्यिका 50 है तो उस सारणी का बहुलक क्या होगा। भैया हमने फार्मूला एक बताया है, उस फार्मूले को आप नोट कर लेंगे, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। देखिएगा वह फार्मूला आपका क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिएगा भाई, माध्य, एक मिनट बहुलक बराबर होगा ना, एक मिनट बच्चों, बहुलक के बराबर, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, ये फार्मूला होता है, आप याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, आप इसको देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। ठीक भाई, साइंस स्टार्ट हो गया है, साइंस विज्ञान देखेंगे। इष्टरोधी विटामिन है, इष्टरोधी विटामिन कौन सा है भैया बताइएगा। विटामिन B, E, C के इष्टरोधी विटामिन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाने वाला है विटामिन E। ठीक भाई, टेकोफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। पासवर्ड से प्रयोजन है, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। ठीक भाई, गोपनीयता के लिए पासवर्ड लगाते हैं। जलीय तथा कीट बच्ची पौधा है, जलीय कीट बच्ची पौधा यूक्रिटुकुलेरिया है, और बहुत सारे हैं, कसकुटा है, तो आप देख सकते हैं। ठीक भाई, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं क्योंकि यह वस्तु अधातु है
और इसकी सहसंयोजकता 4 है भाई। यह संयोजी संबंध बनाता है, किस कारण से ऐसा होता है? तो राइट आंसर का सी होगा, श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है इसमें। ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है भैया, वेब पर मीटर स्क्वायर भी होता है, गॉस भी होता है, वेबर नहीं होता है। वेबर राइट आंसर। वेबर किसका अच्छा मात्रक होता है? वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है ना, याद रखेंगे भैया। देखिए बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अगर नहीं करेंगे तो बेहतरीन क्वेश्चन आपका छूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। 126 समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। समान ताप पर ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होगी भाई? O2 गैस पे। कौन सी सबसे भारी गैस होगा? वही H2 पे होगा, हाइड्रोजन गैस पे। ठीक भाई। साबुन है, साबुन एक क्या है? डोडेसिल बेंजीन सल्फेट है, उच्च श्रेणी वसा भैया। हमारे समझ से राइट आंसर डी हो जाएगा इसका, उच्च श्रेणी वसा अम्लों का एल्कली धातुओं का होने वाला, एल्कलाइन नहीं एल्कली। ठीक भाई। धातुओं का लवण के रूप में जाना जाता है। पानी का भारीपन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? D2O होता है। D2O इसका राइट है। Ca+ पॉजिटिव 2 पॉजिटिव और Mg 2 पॉजिटिव क्लोराइड्स होता है। D2O होता है भारी पानी का फार्मूला, याद रखेंगे। उसका भारी पानी का जो फार्मूला है D2O, उसका परमाणु भार कितना होता है? 20 होता है। नॉर्मल पानी का 18 होता है भाई H2O का। अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? A और B दोनों होगा। याद रखें, केवल चक्रीय गति और केवल कक्षीय गति नहीं, दोनों हो जाएगा। आइए, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में A और B एंटीजन हैं, तो उनके पास सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होनी चाहिए? हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है इसको। सीरम A है जिसका खून, तो उसमें क्या होगा? एंटीबॉडी कौन सा होगा और एंटीजन कौन सा होगा? इसका राइट आंसर एंटीबॉडी नहीं है उसमें, तो राइट आंसर सी हो जाएगा भैया, सी, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। ठीक भाई, सी इसका राइट आंसर होगा। कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि A एंटीजन B एंटीजन है, तो एंटीबॉडी उसमें कहाँ से होगा भैया? एंटीबॉडी अगर नहीं है तो किसी का भी खून ले सकता है, यानी AB समूह वाला तो होगा यह। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणु हैं? 1G H2 में, 1G N2 में, 1GCH4 में, 1GH2 में अत्यधिक अणु है भैया, अत्यधिक मोल है। 1.5 ओम, 0.05 ओम, 0.25 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तीनों को जोड़ दीजिए भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। क्या पूछा गया? इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है? मीन कौन सा है? फुफ्फुस मछली। मछली कौन सी नहीं पूछ रहा है? रजत मछली नहीं होता है भैया। कैलोमीन किस धातु का अयस्क है? कैलोमीन किस धातु का अधिक अयस्क है भैया? जिंक का है। ZnCO3 इसका नाम है। किसमें पर्व होता है? पर्व एस्पैरेगस में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग में बनता है? तो ये भैया याद रखिए, संयोजी ऊतक होता है। सबसे अधिक फैला होता है, यह शरीर के विभिन्न अंगों में जोड़ता है और सहारा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक कौन सा है? ग्लूकोज भैया यौगिक है, याद रख लेंगे। C6H12O6 इसका फार्मूला होता है। न्यूनतम संभव ताप होता है, न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है भैया, जो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से जुड़ी होती हैं, मानो पास सटे हुए टाइल लगे हों, पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया? अमाशय की भीतरी स्तर पर पाया जाता है। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है? सांद्रण की एक विधि कौन सी? निस्तापन नहीं है भैया। ठीक है, निस्तापन मतलब आप समझ सकते हैं कैल्सिनेशन। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार होता है, केंद्र का भार कितना होता है भाई? अनंत होना चाहिए हमारे समझ से भैया। देखिए तो कितना होता है? शून्य होता है। अच्छा सॉरी, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी होती ही नहीं है, ये वजह शून्य हो जाता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.5 है, अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 है, तो दोनों को जोड़ा जाता है तो परिणामी लेंस क्या होगा भैया? आपको पता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 वाला फार्मूला लगा लीजिए, हो जाएगा। डायोप्टर में आ जाएगा। डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का यूनिट। ठीक भाई, देखिए लगाया है 1/f, P निकाल लिया है। P आप इस तरह भी लगा सकते हैं, P = 1/f1 + 1/f2, तो 1/0.5 1/1 यानी कि माइनस में है, तो 2 - 1 डायोप्टर आ जाएगा। रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया लसिका संवहन कहते हैं, लिम्फेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है भैया? 1H2 यानी कि H2 वाला 1H2 होगा, यानी कि ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा।
D2 हमने पहले बता दिया। बाइनरी अंकन पद्धति में दशमलव अंक 16 का मान है भैया, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बता सकते हैं। 1 के आगे 4 जीरो लगा दीजिए। इसको निकाला जाता है, निकालने का तरीका हम आपको बताएंगे कभी, अगर आप कोशिश करेंगे सर बताइए। इसको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मैं आ जाऊँगा बेसिक लेक्चर से। एक ऊतक जिसकी, नहीं तो प्रैक्टिस सेट करते रहिए। एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय और बढ़ने वाले अंगों के आंतरिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्निन रहित स्थान होते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया, याद रखेंगे, स्थूल कोण ऊतक कहते हैं इंग्लिश में, और बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है भाई। आ जाइए, न्यूमेरिक कुंजी होती है, न्यूमेरिक कुंजी कीबोर्ड में होती है भैया, याद रखिए, न्यूमेरिकल वाला कीबोर्ड होता है ना भैया, वही। प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव हैं, प्रोड्यूसर गैस का N2 है भैया, याद रखिएगा, CO + N2 प्रोड्यूसर गैस में आता है, और वाटर गैस में होता है H2, वाटर गैस में CO + H2 हो जाता है, और प्रोड्यूसर गैस में CO + N2 होता है, दोनों याद रखिएगा। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं भैया, नारियल के रेशे क्या होते हैं, मृत होते हैं, मृत जीव होते हैं, मध्य फल भित्ति में मिलते हैं। लास्ट क्वेश्चन के आंसर चलते हैं। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है भैया, HNO3 प्रबल अम्ल है, नाइट्रिक एसिड कहते हैं, और H2SO4 भी है, और HCl भी है, जो यहाँ पे दिया नहीं है, आप याद रखेंगे। लेकिन यह हो गया राइट आंसर आपका। आपको अगर वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो भैया बहुत बढ़िया चीज़ है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो लेक्चर के साथ साथ PDF जरूर लीजिए। PDF के लिए आप 63 86 08 75 35 ये व्हाट्सअप नंबर, इससे मैसेज करिएगा। मैं आपके सभी लेक्चर, सभी सब्जेक्ट के PDF दे दूंगा, और प्रीवियस ईयर पेपर जो मैं अभी डेली करा रहा हूँ, जैसे 2011 का मैं करा लिया और 2013 का आज कंप्लीट हो गया, तो ये दोनों को दोनों मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आगे जो भी कराऊंगा, जो 2022 तक हुए हैं UP टेट के, सभी मैं कराऊंगा, उसका PDF प्रोवाइड कराता जाऊँगा आपको उतने ही रुपए में। ठीक है भाई, 99 रुपीज़ आपसे चार्ज लिया जाएगा, बस नॉमिनल चार्ज है भाई, दे सकते हो आप इसको। धन्यवाद।